हाँ भाई दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार आपका फिर से इस शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी वाली क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। हम इस क्लास के अंतर्गत जो है आज की क्लास में भी 35 प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों। आज क्लास एक नहीं है ना, यहाँ पे जो लगा हुआ है आपको ध्यान रखना है। आज क्लास एक नहीं है बल्कि आज क्लास है आपकी चौथी पे। कौन सी क्लास है दोस्तों? चौथे नंबर वाली क्लास जो है आज चल रही है आपके। 3 क्लासें अपन पहले पढ़ चुके हैं, शैक्षिक परिदृश्य के बारे में, सूचना तकनीकी के बारे में, कुछ प्रश्नों के ऊपर अपन ने चर्चाएं कर ली है। ज्यादा डिटेल्स मैंने पहले पढ़ा रखी है पूर्व की कक्षाएं। यहाँ पे केवल प्रश्नों के उत्तर बता करके मैं हल्का सा आगे डग रहा हूं ताकि आपका आगे निकल रहा हूं ताकि आपका एक रिविजन हो जाए, है ना। क्योंकि रिवीजन क्लास ही है और रिवीजन क्लास के अंदर अपन को बहुत फास्ट चलना पड़ता है, बहुत तेज गति से चलना पड़ता है। धीमी गति से चलने से यहाँ पे कुछ भी अपन को हासिल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब जो अपन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो अपन पढ़ने वाले हैं वो भी 30 प्रश्नों के ऊपर करेंगे दोस्तों अपन चर्चाएं, और हर प्रश्न अपने लिए एक महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। चलिएगा, समय हम नहीं बिगाड़ेंगे, पहला सीधा सीधा अपन प्रश्न के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको क्या कहता है? RISE का पूरा नाम क्या है? यहां पे हिंदी में दे रखा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में भी इसका नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। RISE का पूरा नाम स्कूली शिक्षा के लिए राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान स्कूल शिक्षा के लिए रुचि, राजस्थान इन्फिनिट फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा के लिए राज शिक्षा इंटरफेस। दोस्तों हिंदी में बात करूं तो इसका उत्तर सही होगा स्कूली शिक्षा के लिए राजस्थान इंटरफेस। भाई क्या होगा दोस्तों? स्कूली शिक्षा के लिए राजस्थान इंटरफेस। लेकिन यदि मैं इस प्रश्न की अंग्रेजी में बात करूं तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल मैनेजमेंट, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल मैनेजमेंट। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पूरा नाम हो जाएगा। अंग्रेजी में यदि आपको पूछ ले दोस्तों तो आपको याद रखना राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल मैनेजमेंट। हिंदी में पूछे तो स्कूली शिक्षा के लिए राजस्थान इंटरफेस। तो यहां पे आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर वाला सही हो जाएगा भाई। क्लियर दोस्तों? फिर अपन बात करते हैं दूसरा प्रश्न भी ऐसा का ऐसा ही है। ABL की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? SIQE जब भी अपन पढ़ते हैं दोस्तों तब अपन उस चीज को अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर 3 चीजों को जोड़ा गया था ना, क्रिया आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा। तो यहां पे आपको ABL का मतलब क्या होता है? क्रिया आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी ऑन द लर्निंग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है ऑन द लर्निंग। एक्टिविटी ऑन द लर्निंग नहीं होता है दोस्तों। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? आप सब लोगों को पता है कि इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या गतिविधि आधारित शिक्षा कहा जाता है। अंग्रेजी में यदि आप इसको याद रखोगे तो क्या रखोगे? आप लोगों को याद भी होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि के आधार पर लोगों को क्या देना, बालकों को क्या देना दोस्तों? शिक्षा देना। एक्टिविटी बेस्ड के आधार पर लर्निंग देना। SIQ और CCE को मैंने आपको पढ़ाया था, तब चीजें मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो कि SIQ चीज क्या है, वहां पे एक शब्द आया होगा आपके ABL, तो वहां मैंने आपको बताया होगा कि गतिविधि आधारित शिक्षा क्या होती है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही निकलेगा दोस्तों वो कौन सा निकल जाएगा? 2 नंबर वाला उत्तर जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखो ये आ गया। SIQE का पूरा नाम बताइए दोस्तों। SIQE का पूरा नाम बताइए। SIQE का पूरा नाम क्या होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में एक पहल, गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य इंटरफेस, गुणवत्ता शिक्षा के लिए दक्षिण राजस्थान, गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की सहभागिता। इन दोनों को काट दो, ये कुछ नहीं होता। इंटरफेस शब्द इसके अंदर है ही नहीं। पहला उत्तर सही होगा इसके अंदर गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की एक पहल, या इसको अपन कहेंगे स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। भाई क्या कहेंगे दोस्तों? स्टेट इनिशिएटिव, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। भाई क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको इसके संदर्भ में इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो दोस्तों क्या ही करोगे? आप याद रखोगे कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है दोस्तों, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ कैसे लिख दिया भाई? फॉर है ना, फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो होगा इसका पूरा नाम होगा। तो SIQE के बारे में आपको ये क्या करना है दोस्तों? फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर के जाता हूं।
शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों किसके बारे में पूछा है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों पहले आपको यह याद होना चाहिए कि शिक्षावाणी कार्यक्रम क्या है। दोस्तों रेडियो पर चलने वाला एक प्रकार का एक कार्यक्रम है जो कोविड-19 के दौरान जो है दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित किया गया था RSCERT के साथ में मिलकर के। तो ये बच्चों को, ताकि उनकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो, वो घर पे बैठ के भी अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सके, उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था। उस कार्यक्रम का जो नाम था दोस्तों, उस कार्यक्रम का नाम था शिक्षावाणी कार्यक्रम। और शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो कब होती है? 22 नवंबर 2020 को क्या होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है। लेकिन किसी कारणवश जो है दोस्तों इसको बंद कर दिया जाता है और 21 जून 2021 को जो है इसका पुनः प्रारंभ हो जाता है। 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, आपको पूछ ले तो क्या आंसर बताओगे, है ना? तो ध्यान रखना 12 नवंबर 2020 आपका उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। शिक्षावाणी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? BSER, IASC, RSCERT या MHRD? तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि राजस्थान के अंतर्गत शिक्षावाणी कार्यक्रम कोरोना काल में बच्चों का लर्निंग गैप कम करने के लिए, या बच्चे जो घर पर बैठे हुए हैं, जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित न हो, उसके लिए जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, उस कार्यक्रम को चलाने का जो मुख्य कार्यभार था वो किसको सौंपा गया? तो वो याद रखिएगा RSCERT को ये कार्यक्रम सौंपा गया था। वही इसका कंटेंट तैयार करती थी, वही इस कार्यक्रम को तैयार करती थी। छोटे बच्चों के लिए एक मीना की कहानी आती थी, तो मीना की कहानी में किस प्रकार की स्टोरी सुनाई जाएगी, क्या सुनाई जाएगी, सारे कंटेंट का काम जो करती थी वो RSCERT ही करती थी। तो यहां पे आपको इस चीज का पता होना चाहिए दोस्तों, RSCERT द्वारा आपके शिक्षावाणी कार्यक्रम जो है दोस्तों प्रारंभ किया गया था और इसी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का संचालन किया गया था दोस्तों। नवंबर 2020 शिक्षा दर्शन व शिक्षावाणी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कब हुआ था दोस्तों? इन दोनों कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण एक ही तारीख को हुआ था दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। शिक्षा दर्शन और शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन एक टेलीविजन कार्यक्रम है, वो भी कोरोना काल में ही बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने के लिए, घर बैठे बालकों को शिक्षा देने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। तो एक रेडियो कार्यक्रम है, एक टेलीविजन कार्यक्रम है दोस्तों, ये ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी की तरह है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन दोनों का जो पुनः प्रारंभ हुआ था वो 21 जून 2021 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 21 जून 2021 को जो है दोस्तों आपके इन दोनों का एक साथ पुनः प्रारंभ किया गया। किस किस का पुनः प्रारंभ किया गया? ज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन और क्या याद रखोगे, शिक्षावाणी। इन दोनों का पुनः प्रारंभ कब किया गया दोस्तों? 21 जून 2021। आपको यह तारीख याद रखनी है दोस्तों। जबकि आपको मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षावाणी कार्यक्रम कब चला था, आपके 12 नवंबर 2020। और आपको पुनः प्रारंभ यदि यहां पे पूछ लिया जाए कि इसका पुनः प्रारंभ कब किया गया, तो तारीख क्या याद रखोगे? 21 जून 2021 जो है आपको यहां पे तारीख क्या करनी है, याद रखनी है। चलिएगा आगे चलते, तो यहां पे आपका 21 जून 2021 क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षावाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट का किया जाता था? यानी कि रेडियो के ऊपर जो शिक्षावाणी कार्यक्रम RSCERT चला रही है, जिसका शुभारंभ 12 नवंबर जो आपके 2020 को हुआ था और उसका जो पुनः प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ था, तो वहां आपको बताना है दोस्तों कि इसके ऊपर जो दैनिक प्रसारण होता था वो कितना होता था? 60 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट या 30 मिनट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवाणी कार्यक्रम की यदि मैं बात करूं, शिक्षावाणी कार्यक्रम की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो शिक्षावाणी कार्यक्रम का जो प्रत्येक दिन के अंतर जो होता था दोस्तों वो कितने मिनट का होता था? तो आपको याद रखना है वो होता था आपके 55 मिनट का। सुबह 11 बजे से लेकर के, भाई कितनी बजे से लेकर के? 11 बजे से लेकर के 11:55 तक जो है आपके ये कार्यक्रम क्या होता था, संचालित होता था। तो आपको पूछ ले कि शिक्षावाणी कार्यक्रम का संचालन कुल कितने समय के लिए होता था, तो उत्तर जो होगा आपका वो क्या सही हो जाएगा, 55 मिनट। और यदि आपको समय सीमा पूछ ली जाए तो समय सीमा क्या बताओगी, 11 बजे से लेकर के 11:55 तक जो है दोस्तों ये कार्यक्रम संचालित किया जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भाई कौन से कार्यक्रम की बात कर रहा है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों,
है ना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020, 22 जून 2020, 11 मई 2020 या 5 जून 2020। तो यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पे इसकी जो शुरुआत हुई थी, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अपन शिक्षा दर्शन की बात कर रहे हैं कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1 जून 2020 और इसका भी पुनः प्रारंभ जो होता है दोस्तों वो कब होता है? आपका 21 जून 2021 जो है इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका सही आ जाएगा कि 21 जून 2021 को किया गया था। यानी कि अपन की कितनी डेटें हो गई दोस्तों? शिक्षा ये पुनः प्रारंभ हो गया दोस्तों, इसके बाद में अपन की कितनी डेटें होगी दोस्तों? यहां पे आपको ध्यान रखना है। अरे आपकी यहां पे क्या कर दिया अपन ने? शिक्षावाणी कार्यक्रम की जो शुरुआत की बात की थी दोस्तों, शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यहां आप 12 नवंबर 2020 नहीं, यहां पे आपको ध्यान रखना है 11 मई 2020 है ना, 11 मई 2020, सॉरी यहां पे जो तारीख है वो क्या है आपकी? 11 मई 2020। तो यहां पे आपको देखो 4 कंटेंट जो है दोस्तों कम से कम आपको यहां पे याद रखना है। वो क्या क्या चीज याद रखनी है दोस्तों? यहां पे ध्यान रखिए। एक कार्यक्रम जो है वो कौन सा है आपका? शिक्षावाणी। और एक कार्यक्रम जो है दोस्तों वो कौन सा है? आपका शिक्षा दर्शन। भाई 2 कार्यक्रम अपन पढ़ रहे हैं, एक शिक्षावाणी है और एक कौन सा है? शिक्षा दर्शन। शिक्षावाणी का संबंध किससे है? आपके रेडियो से है। और शिक्षा दर्शन का संबंध जो है दोस्तों वो किससे है? तो आप क्या बताओगे? शिक्षा दर्शन का जो संबंध है वो किससे है? आपके इससे। शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो यहां आपको क्या याद रखना है? 11 मई 2020 जो है आपको यहां पे क्या करना है? याद रखना है। और शिक्षा दर्शन की आपको पूछ ले तो क्या याद रखना है दोस्तों? 1 जून 2020 आपको यहां पे क्या करना है? याद रखना है। और इन दोनों का जब पुनः प्रारंभ आपको पूछ लिया जाए कि इन दोनों का पुनः प्रारंभ जो है कब हुआ था, तब आपको क्या याद रखना है दोस्तों? पुनः प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? आपके 21 जून 2021 को इनका क्या किया गया था? आपके पुनः प्रारंभ किया गया था। तो दोनों का पुनः प्रारंभ जो हुआ है दोस्तों वो एक साथ में हुआ है। ये आपको इसके बारे में क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। ये शिक्षावाणी कार्यक्रम कब हुआ था? तो 11 मई 2020। ये कब हुआ था? शिक्षा दर्शन 1 जून 2020। और दोनों का पुनः प्रारंभ कब हुआ था? तो क्या याद रखोगे आप? 21 जून 2021 जो इसका पुनः प्रारंभ हुआ था। क्लियर दोस्तों? चलिएगा, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है? एक रेडियो कार्यक्रम है, एक टीवी का कार्यक्रम है, एक व्हाट्सएप का कार्यक्रम है, या उपयुक्त सभी? तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, एक टेलीविजन आधारित कार्यक्रम है जिसको 2 स्लॉट में दोस्तों क्या किया गया था? आपके शुरू किया गया था दोस्तों, है ना। जिसमें आपके प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अलग आता था और उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए जो ये कार्यक्रम आता था वो अलग रूप में आता था। तो आपको पूछ ले कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है? तो एक टेलीविजन है। शुरुआत की बात कब की गई थी दोस्तों? तो आप सब लोगों को अभी मैंने बता दिया 1 जून क्या हो जाएगा? 2020 जो है आपको तारीख याद रखनी है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों तक सहज सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना। बिल्कुल सरलतम तरीका क्या है? टीवी सबके घर पे होगी, पहुंचा दो। इसका उद्देश्य बच्चों को देखो, ज्ञान बढ़ाओ और पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ है। बिल्कुल सही है। कोविड-19 के दौरान बाधित हुई पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों के स्तर तक लाना। बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपका उत्तर जो निकलेगा उपयुक्त सभी सही निकलेगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? तो आपके जो तीनों उद्देश्य हैं वो यहां पे क्या माने जाएंगे दोस्तों? सही माने जाएंगे। तीनों के तीनों उद्देश्य यहां पे क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए संचालित किया गया था? 1 से 8, 1 से 5, 1 से 12 या कक्षा 6 से 8? यह चीज भी मैंने आपको थ्योरी क्लासेस के अंदर दोस्तों बता रखी है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों 2 स्लॉट में यह कार्यक्रम आता था और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षण सामग्री को उपलब्ध करवाया जाता था। कालांश वही यह कार्यक्रम जो है आपके जो है चलता था दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कितनी कक्षाओं के लिए संचालित किया गया? तो कक्षा क्या बताओगे दोस्तों? पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के लिए यह कार्यक्रम संचालित होता था। शिक्षा दर्शन के समय सारणी में कक्षा 1 से 8 तक का समय क्या था दोस्तों? 9 से 12, 12 से 2, 3 से 4, 4:15 तक या 10:12 बजे तक। बताइए कि कक्षा कितनी बजे के पहुंच रहा है दोस्तों? कक्षा 1 से 8 तक का जो समय सारणी थी वो क्या थी दोस्तों? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये कार्यक्रम जो हुआ था वो कितने स्लॉटों में शुरू हुआ था? आपके 2 स्लॉटों में शुरू हुआ था। 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक तो आती थी आपके 9 से 12 की सामग्री,
और 3 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक भाई, कितने बजे से लेकर के 3 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक जो कार्यक्रम आता था वो कौन सी कक्षा के लिए आता था, 1 से 8 तक। यानी कि कितना घंटा हो गया आपके 3 से 4, तो 1 घंटा यानी कि 1.25 घंटे का कार्यक्रम भाई। कितने घंटे का कार्यक्रम आता था दोस्तों, 1.25 घंटे का कार्यक्रम, या इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, 75 मिनट का जो कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 8 के लिए क्या होता था, आपके संचालित होता था। इसी के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए, शिक्षा दर्शन की समय सारणी कक्षा 9 से 12 तक प्रसारण का समय क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा 9 से 12 तक का समय सारणी कितनी थी दोस्तों, 12:30 बजे से लेकर के कितना कार्यक्रम आता था आपके 2:30 बजे तक भाई। कितना कार्यक्रम आता था आपके 9 से 12 तक का जो समय था वो क्या था दोस्तों, 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, यानी कि 120 मिनट भाई। कितना कहेंगे अपन, 120 मिनट कार्यक्रम इनका आता था। जबकि उनकी बात की जाए तो उनके लिए, छोटी कक्षाओं के लिए कितना आता था दोस्तों, 75 मिनट का कार्यक्रम जो है वो आपके कक्षा 8 तक के लिए संचालित किया जाता था। ये आपको दोनों के संदर्भ में क्या रखना है, याद रखना है। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी दोनों क्लियर हो जाने चाहिए, एक प्रश्न इनका नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने मिनट का प्रसारण किया जाता था। शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन जो है, शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितना मिनट कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। अब यहां पे कक्षा 1 से 8 इनको डालना था दोस्तों, इन्होंने तो सीधा डाल दिया, कुछ पूछे ही नहीं है। तो सोमवार से शुक्रवार नहीं, सोमवार से शनिवार तक आता था, 75 मिनट आता था भाई। 75 मिनट अब उनके लिए होगा, बड़ी कक्षाओं के लिए तो 120 मिनट होगा। ये दोनों के लिए आपके अलग अलग स्लॉट थे, तो स्लॉट डालना इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि कक्षा 9 से 12, 12:30 से 2:30 आ रहा है। कक्षा 1 से 8 जो कार्यक्रम आ रहा है दोस्तों शिक्षा दर्शन पर, कितना आ रहा है आपके 3 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक आ रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कक्षा 8 तक के बालकों के लिए प्रसारण का समय पूछे तो कितना हो जाएगा, 8, कक्षा 8 तक यहां पे मैं लगा देता हूं। तो सोमवार से शनिवार जो कार्यक्रम आएगा वो कितने मिनट आएगा आपके, 75 मिनट। कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो सके उसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, आपसे यह पूछा है। मिशन दर्शन, मिशन वाणी, मिशन ज्ञान या मिशन प्रभात, बताइए कौन सा एप्लीकेशन है जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप सब लोगों को दोस्तों पता है कि मिशन ज्ञान ऐप जो है दोस्तों, कौन सा ऐप, मिशन ज्ञान ऐप का लॉन्च राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था कि कैरियर संबंधी कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अपने कैरियर को लेकर के दुविधा में आ गए थे उन बालकों को मार्गदर्शन देने के लिए इस एप्लीकेशन का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते दोस्तों कि कोरोना काल में निशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा देने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल चलाया गया था दोस्तों। न टीवी की बात कर रहा है ना रेडियो की, तो यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों शाला संवाद। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों, शाला संवाद नाम का आपके कोरोना काल में एक निशुल्क यूट्यूब चैनल चलाया गया था जिसपे बालकों को पढ़ने का कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था। याद रखिएगा, शिक्षा वाणी रेडियो कार्यक्रम है, शिक्षा दर्शन टीवी कार्यक्रम है, शाला संवाद एक प्रकार का यूट्यूब कार्यक्रम है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपके, कि YouTube पर जो है वो कौन सा दिया गया था दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, शाला संवाद आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों मिशन ज्ञान ऐप जो कैरियर के लिए निर्धारित किया गया था उसकी शुरुआत कब की गई थी, मई 2020, मई 2021, अप्रैल 2021 या अप्रैल 2022। तो दोस्तों याद रखिएगा, मिशन ज्ञान ऐप की जो शुरुआत की गई थी या मिशन ज्ञान ऐप जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था आपके अप्रैल 2021 के अंतर्गत। भाई कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2021 को जो है ये एप्लीकेशन यहां पे लॉन्च किया गया था। बताइएगा शाला संवाद कार्यक्रम जो आपका एक प्रकार का यूट्यूब कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन 1 है 19 मई 2020, 20 मई 2020, 20 मई 2021 या 19 मई 2021। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, शाला संवाद की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शाला संवाद की शुरुआत की गई थी आपके 19 मई 2020 को। भाई कब शुरुआत की गई थी, 19 मई 2020 को। 11 मई 2020 को क्या था,
11 मई 2020 को, अभी मैंने एक तारीख बताई थी, बताइए 11 मई 2020 को क्या था? 11 मई 2020 को क्या था दोस्तों? शिक्षा वाणी। 1 जून 2020 को क्या था दोस्तों? वो था आपके शिक्षा दर्शन। इन दोनों का पुनः प्रारंभ कब हुआ था? 21 जून 2021। अब आपके सामने तारीख आ गई वापिस, साला संवाद कार्यक्रम कब हुआ था? 19 मई 2020। और उससे पहले मैंने आपको बता दिया मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2021। ये कुछ डाटा हैं जो आपको रटकर याद रखने पड़ेंगे, बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया था? 5 फरवरी 2019, 6 फरवरी 2019, 8 फरवरी 2020 या 9 फरवरी 2021। राजीव गांधी पोर्टल का एक शुभारंभ किया गया था दोस्तों कि राजीव गांधी कैरियर के लिए कि किस प्रकार बालकों को एक गाइडेंस दिया जाएगी आपको लाइफ में क्या करना और क्या नहीं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो तारीख याद रखना मेरे दोस्तों, ये तारीख है आपके 6 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आपको इसके बारे में याद रखना है भाई। शाला दर्पण पोर्टल कब शुरू किया गया था? शिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों की सूचनाएं जो अपडेट की जाती है वो शाला दर्पण पर की जाती है। तो शाला दर्पण पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, पूछ सकता है ये प्रश्न। पूर्ण संभावना है 12 फरवरी 2016, 12 फरवरी 2017, 12 फरवरी 2019 या 12 फरवरी 2021। बताइए शाला दर्पण की शुरुआत कब की गई थी? आप सब लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। कब की गई थी? कब इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों? 12 फरवरी 2021 नहीं, 12 फरवरी 2019 नहीं, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 12 फरवरी 2016 आपका उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही हो जाएगा। पहला वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सही। 12 फरवरी 2016 को शाला दर्पण की क्या की गई थी? शुरुआत की गई, जिसमें शैक्षिक संबंधी सभी गतिविधियों के डाली जाती है। भाई लीजिएगा, आप कुछ प्रश्न आईसीटी के कर लेते हैं। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या एक अनुदेशन होता है जिसका नाम है प्रेरणा अनुदेशन। भाई क्या नाम है आपका? प्रेरणा अनुदेशन। ये सेम होते हैं दोनों, है ना। प्रेरणा यानी कि मोटिवेट होकर के, अभिप्रेरित करके बच्चों को क्या देना है? आपको ज्ञान देना है। लेकिन इसने पूछा है कि कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, शैक्षिक गेम्स रूप में अनुदेशन या रिकॉर्डिंग मशीन। देखो, सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर के द्वारा उसको सूचनाएं देना, ये तो बिल्कुल है ना। अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन बिल्कुल सही है, अनुरूपण के आधार पर, अनुरूप के आधार पर बच्चों को अनुदेशन देना सही है। शैक्षिक गेम्स, ये तो बिल्कुल सत्य है। रिकॉर्डिंग मशीन जो है आपके कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का भाग या प्रकार नहीं है। तो यहां पे आपका जो उत्तर आएगा मेरे दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा? चौथे नंबर वाला। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक बुक या इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क होता है जो आपके मस्तिष्क को ज्ञान देता है या बच्चों के मस्तिष्क को ज्ञान देता है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा गया है कि शिक्षक ना होता है, इसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के द्वारा बालक अनुदेशन करता है, कंप्यूटर से बालक शिक्षण करता है। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? तो क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। या आपका उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद या प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? किसको अपन उपागम नहीं कह सकते दोस्तों? सबसे पहली बात करते हैं प्रणाली सक्रिय या संचालन हेतु मूल्यांकन। पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रणाली उपागम या प्रेरणा उपागम क्या होता है दोस्तों। प्रणाली उपागम का मतलब क्या होता है? मेथड्स जिससे अपन पढ़े, जिससे अधिगम करें। तो ये कह रहे हैं कि प्रणाली सक्रिय या संचालन एवं मूल्यांकन ये प्रणाली उपागम का भाग होता है। प्रणाली का प्रारूप और प्रणाली का विकास ये भी होता है, प्रणाली का विश्लेषण भी होता है। सिस्टम मॉड्यूल कोई नाम की चीज नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। तो क्या याद रखोगे? सिस्टम मॉड्यूल भाग नहीं होता है। मैं अब ये प्रणाली उपागम के आपको सोपान भी बताऊंगा। शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी पद्धति है जो प्रणाली उपागम को प्रदर्शित नहीं करती या प्रणाली उपागम को स्पष्ट नहीं कर पा रही है? ऑप्शन 1 प्रणाली अभियांत्रिकी यानी कि सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम रिसर्च या प्रबंधन प्रणाली। दोस्तों बात करते प्रणाली उपागम की। प्रबंधन प्रणाली जो है वो क्या है? प्रणाली का एक भाग है। सिस्टम रिसर्च भी इसका एक भाग है और सिस्टम एनालिसिस भी इसका एक भाग है। लेकिन सिस्टम इंजीनियरिंग इसका कोई भाग नहीं। भाई इंजीनियरिंग का कोई भी आपके प्रणाली उपागम की पद्धति का कभी भी कोई भाग नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो आपको यह पूछे कि मेथड्स ऑफ सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आएगी? सिस्टम इंजीनियरिंग जो है इसका भाग नहीं होता है। बाकी सिस्टम एनालिसिस भी इसके प्रणाली के अंतर्गत आता है ना। सिस्टम रिसर्च भी इसके अंतर्गत आता है और सिस्टम मैनेजमेंट भी जो है अपन इसके अंतर्गत अपन ऐड करते हैं। तो मेथड्स ऑफ सिस्टम अप्रोच का कौन सा पार्ट नहीं है दोस्तों? तो क्या याद रखोगे? अभियांत्रिकी। ध्यान रखना,
आईसीटी में उत्तर यदि आपको सही देना है तो अंग्रेजी वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, हिंदी वाले ऑप्शन से नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा प्रणाली उपागम का सोपान नहीं है दोस्तों? तो यहां पे ध्यान रखना कि मैंने अभी यहां पे यह बता दिया, देखो प्रणाली 4 सोपान, प्रणाली का विश्लेषण करना, प्रारूप विकास करना और इसका मूल्यांकन करना, ये तीनों इसके सोपान है। इन बिटों बाकी कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा उत्तर है, तीनों इसके सोपान है। यही प्रश्न यहां पे आया, प्रणाली विश्लेषण भी इसका सोपान है, प्रणाली संरचना और प्रणाली मूल्यांकन तीनों इसके सोपान कहलाते हैं। किसके? प्रणाली उपागम के। कि पहले क्या किया जाता है, समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण करने के बाद में प्रत्येक परिस्थिति या प्रत्येक विषय वस्तु का अपन विकास करेंगे, फिर उसके बाद में विकास करने का मतलब उसको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद प्रत्येक विषय वस्तु का क्या लिया जाएगा? मूल्यांकन लिया जाएगा। इसको अपन कहते हैं प्रणाली उपागम। तो इसमें तीनों के तीनों सोपान इसके अंदर इंक्लूड होंगे, चौथा आंसर सही हो जाएगा। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? गति, संभरण यानी कि स्मृति, परिशुद्धता मतलब स्पष्टता, सारी बातें कंप्यूटर के संदर्भ में सही है। कंप्यूटर की गति जो होती है वो भी तेज होती है, कंप्यूटर के अंदर स्मृति भी भरपूर होती है और परिशुद्धता भी उसके अंदर भरपूर होती है। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए, अंक गणित और तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वो भाग कौन सा कहलाता है? ALU, मेमोरी, वीडियो या माउस? माउस और मेमोरी को तो काट दो, वीडियो का इसके अंदर कोई रोल नहीं है दोस्तों। सीपीयू के अंदर एक भाग होता है जिसको अपन कहते हैं ALU, जो गणना करने का काम करता है। तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। अंक गणित और तर्क दोनों के संदर्भ में, अंक गणित और तार्किक दोनों कार्य जिसमें होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ALU। तो यहां पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ALU। यह आपको प्रश्नों के सिवाय, मैं आपको आईसीटी के जो प्रश्न करवा रहा हूं केवल प्रश्नों के आंसर याद रखना, आपके काम हो जाएगा। कुछ भी आपको डिटेल मत पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, इतना कंप्यूटर पढ़ सकते हैं क्या अपन? कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए। श्रमिक में कौन आता है दोस्तों? श्रमिक में सारे लोग आते हैं। श्रमिक के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी श्रमिक ही है ना, जितने भी वर्कर हैं आपके, इंजीनियर हैं वो भी श्रमिक है, कोई आईटी है वो भी श्रमिक है, भाई मेहनत करने वाले मजदूर है सब। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, श्रमिक के लिए भी कंप्यूटर उपयोगी है, यात्रियों के लिए भी उपयोगी है, ऑनलाइन टिकट्स वगैरह करवाने के लिए भी जरूरी होता है दोस्तों, अध्यापकों के लिए भी जरूरी है। तो यहां पे आपका उत्तर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? कीबोर्ड जो आपके सामने होता है उसका सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है? तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, होम बटन, एंटर बटन, स्पेस बार या शिफ्ट। तो हम सब लोगों को पता है कि स्पेस बार या सेंटर में होता है और सबसे लंबी की जो होती है वो स्पेस वाली होती है, जो गैप देने की आती है, स्पेस बार। तो स्पेस बार जो होता है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी या सबसे लंबी की मानी जाती है। तो कंप्यूटर की सबसे लंबी की कौन सी होगी? तो क्या याद रखोगे? स्पेस बार। देखिए MS वर्ड में है ना, आप सब लोगों ने MS वर्ड या MS ऑफिस का नाम सुना होगा। MS वर्ड में इसमें से कौन कौन से काम? क्या MS वर्ड में ग्राफ बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है? नहीं। अभी विश्लेषण कैसे करेंगे? बांटने का नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता। पेज की नंबरिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है ना। कितने पेजों को आपको नंबर देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, बहुत स्पीड से आप इसकी क्या कर सकते हो? नंबरिंग कर सकते हो, उसमें कुछ जो आप टाइप कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। तो यहां पे आपका उत्तर जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा कि MS वर्ड के अंतर्गत अपन पेज की क्या कर सकते हैं दोस्तों? नंबरिंग कर सकते हैं। ये थे आपके आज की क्लास के शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी के कुछ प्रश्न, जिसको अपन आधे घंटे के अंदर अंदर इसको अपन ने समेट लिया है समझ करके। यकीन करता हूं कि ये चीजें आपको साथ साथ में याद हो रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। डेली आपको 5 बजे जुड़ना है। संडे के अलावा मेरी क्लास प्रतिदिन रहेगी। संडे के दिन, रविवार का मैं नहीं लेता हूं किसी भी कंडीशन में, चाहे काम हो या ना हो। तो संडे के अलावा आपकी प्रतिदिन क्लास रहेगी। संडे के दिन आपको इंतजार नहीं करना है, बाकी रोज शाम को 5 बजे यहां पे आपको क्या मिल जाएगी? क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, शुभ रात्रि है। 8 बजे साइकोलॉजी की क्लास भी देखिएगा, 9 बजे रीति विज्ञान की क्लास भी देखिएगा। इसी तरह चल रही है प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, और PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम पेज जो कन्हैया एजू सेंटर के नाम से है उसको ज्वाइन कर ले। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, और साथ में आपको राधे राधे, गुड बाय।